फिर हम गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर हम अपनी वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम आपको कंटिन्यू बने रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक नोटिस देते हैं कि आज NTA नेट की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि 6 से 12 अक्टूबर तक NTA नेट अपना एग्ज़ाम लेगा। लेकिन और उसने क्या किया है कि 10 अगस्त से 5 सितंबर तक उसने फ़ीस जिनकी पेंडिंग रह गई थी, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया था ड्यू टू कोरोना में, वो अपने फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और वेबसाइट 10 अगस्त से आज से मतलब चालू हो जाएगी। लेकिन आपको नोटिफिकेशन बताने का ये तात्पर्य नहीं है मेरा कि आप लोग घबरा जाइए और फिर सोचिए मेरा क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है और घबराहट में आप लोग पढ़िए ना, डेट आ गई, ऐसा कुछ मत करिए। आप लोग बिल्कुल पहले शांत रहिए। शांति से आप लोगों के पास जो भी आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए, क्योंकि नेट JRF में भी क्वेश्चन पेपर रिवीजन करता ही करता है। इसलिए आप लोग घबराने से काम नहीं चलेगा। आप लोग इसको क्वेश्चन पेपर को अपने सॉल्व करिए। दूसरी बात, आप लोग ने तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी ही होगी। तो जो कछुआ बनके जो सतत प्रयत्नशील रहता है वो स्टूडेंट्स सफल होता ही होता है। वो ये डाउट निकाल दे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम सफल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात बस इतनी सी है कि आप पढ़िए, सतत पढ़िए। और पढ़ने का कोई ये नहीं है कि हम 10 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 घंटे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर्स के। और जो लेक्चर हम आप लोगों का जो हम कंटिन्यू मेरा लेक्चर चले गए हैं नेट JRF के लिए, इसको आप सुनते रहिए और जो चीज़ें आपको इसमें पसंद आए उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम मध्य युग तक आपको पढ़ा चुके थे, अब हम आपको आज आधुनिक युग में पढ़ाते हैं। तो इसमें 1583 से 1645 तक ह्यूगो ग्रोशियस का काल माना जाता है। ह्यूगो ग्रोशियस को राष्ट्रों की विधि का प्रेरता माना जाता है। इन्होंने अपने जूरिस्प्रूडेंस में 2 बातों को माना। पहली बात इन्होंने माना कि प्रजा प्रत्येक स्थिति में सरकार के आदेशों को माने, और दूसरा कि राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंध वैधानिक नियमों पर आधारित होने चाहिए। इनका ये मानना था कि प्रजा अपने शासक की बातों को माने और एक शासन सत्ता होनी चाहिए जिससे कि हम लोग इसका अनुदेशों का पालन करें और जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके बाद थॉमस हॉब्स 1588 से 1679, थॉमस हॉब्स इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अपनी विचारधारा का आधार बनाया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने आत्मगत मौलिक अधिकार, इन्होंने सेल्फ फंडामेंटल राइट को इन्होंने अपने विधिशास्त्र का केंद्र बिंदु बनाया। और इन्होंने बनाया कि मनुष्य भटक रहा है, बर्बरता है, उसके जीवन में कहीं ठहराव नहीं है, तो वो एक ऐसा प्राकृतिक वो अपना एक शेल्टर चाहता था कि जहाँ उसको संरक्षण मिले, इसलिए उसने आत्मरक्षा के अधिकार को अपना सिद्धांत बनाया। और सिविल लॉ को उसने नेचुरल लॉ से सिविल लॉ को उसने ज़्यादा सुपीरियर माना। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं 1632 से 1704 तक, 1632 से 1704 से। इन्होंने कहा कि जनतंत्र होना चाहिए। इन्होंने जनतंत्र की बात की कि लॉक ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत में जनतंत्र प्रतिनिधित्व पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली, सोच लीजिए उस समय ये कितना सोचते थे दार्शनिक और विचारक। संसदीय शासन प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया और कहा कि मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन गवर्नेंस का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। इन्होंने अपने सामाजिक संविदा के सिद्धांत में जनप्रतिनिधित्व पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। उसके बाद रूसो के समय आता है 1712 से 1788 तक। रूसो के समय काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था। रूसो फ्रांस के थे और बहुत बुद्धिजीवियों का इनका संपर्क था। तो इन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि इंट्यूशन की बात कर दी, अंतःप्रज्ञा,
मनुष्य में एक अपना विचार होता है, अंतःप्रज्ञा होती है कि मनुष्य अपनी आत्मा के अनुसार अपने काम को कर सकता है। तो इन्होंने बोला कि मानव में प्रबल इच्छा होती है। इन्होंने मानव की इच्छा को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला स्पेसिफिक विल और दूसरा जनरल विल। स्पेसिफिक विल जो विशिष्ट इच्छा इनकी थी वो एक व्यक्ति में अपनी पर्सनल इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा, उसकी विशिष्ट इच्छा थी, जिसमें उसका स्वार्थ, उसकी भावनाएं, उसका अच्छा बुरा सब कुछ था। लेकिन जो सामान्य इच्छा थी वो पूरे समाज के लिए थी। और यहीं से इन्होंने अपने जनरल रूल, जो इनका बहुत फेमस इनका सिद्धांत है, वो नेचर में आया। और इनमें रूसों पे फ्रांस की क्रांति का और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का प्रभाव पड़ा। तो इनके मन में ये भावना यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मनुष्य में इंट्यूशन की भावना होती है, जिसमें 2 प्रकार की इच्छाएं निवास करती हैं। एक विशिष्ट इच्छा होती है जो मनुष्य के खुद के लिए होती है, और एक जनरल इच्छा होती है जो संपूर्ण समाज, सोसाइटी या राष्ट्र के लिए होती है। फिर डेविड ह्यूम 1711 से 1776 तक, 1711 से 1776 तक आए। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने कार्यपालिका, राज और तीनों को, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों का डिवाइडेशन किया कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी बहुत अच्छी फ्रांस की थ्योरी थी, ये आई। अमेरिका में तो इस सिद्धांत को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ मतलब भारत में फॉलो तो किया जाता है, लेकिन उतनी स्ट्रिक्टली से फॉलो नहीं किया जाता है। फिर इम्यून कांट आए। कांट की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव की थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने किया, जो थ्योरी रूसों के समान इच्छा से काफ़ी मिलती जुलती थी। फिर 19वीं शताब्दी आ गई, नेचुरल लॉ की, ताकि डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी की 19वीं सेंचुरी आ गई। 19वीं सेंचुरी में एक और उद्भव देखने को मिला कि उस समय तक विश्लेषणात्मक एनालिस्टिक स्कूल का भी उद्भव शुरू हो गया था। उस समय आइंस्टीन, बेंथम की थ्योरी भी लोगों में धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही थी। तो फिर इन विचारकों को लगा कि अब तो ये थ्योरी समाप्त हो जाएगी, इसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये विचार समाप्त नहीं हुआ। नेचुरल लॉ थ्योरी की आज देन है कि हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार संरक्षण नियम, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये जो भी संविधान हम आज पढ़ रहे हैं या ये जो लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, ये सब का बेस जो है वो नेचुरल लॉ थ्योरी से ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आइंस्टीन और बेंथम की थ्योरी से थोड़ा बहुत इसमें रुकावट शुरू हुई। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक बार पुनः नेचुरल लॉ थ्योरी आगे बढ़ी। 20वीं शताब्दी में फ्रैंकाइज गेनी का सिद्धांत आया, जिन्होंने पॉजिटिव लॉ को डायनेमिक लॉ कहा। फुलर आए, इन्होंने सकारात्मक नकारात्मक कर्तव्यों की बात की। उन्होंने नैतिकता की बात की, आंतरिक नैतिकता की बात की। जेराम हॉल आए, इन्होंने एकीकृत विधिशास्त्री इंटरगेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की। स्टेमलर आए, स्टेमलर ने भी सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छा की बात की। और यूनिवर्सल बताया कि जो कानून है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिकता का इनका तात्पर्य था राजनीतिक सार्वभौमिकता से नहीं, अपितु मनुष्य की निरंकुश इच्छा की अनुपस्थिति से था। कि इन्होंने भी ये माना कि मनुष्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। स्टेमलर ने परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वेरिएबल कंटेंट को ही विधि को निरूपित किया। इस तरह फिर जॉन रॉल्स आए और फिनिस आए, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आए और इन्होंने अपने सिद्धांतों में नेचुरल लॉ थ्योरी को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि भारतीय प्रणाली में प्राकृतिक विधि की क्या स्थिति है। भारतीय प्रणाली में इस सिद्धांतों का महत्व एक आया और एक प्रगतिवादी कदम उठा, जिसमें भारत में अनेक पुराने रीति रिवाजों से लोगों को मुक्ति मिली, जिसमें कि दास प्रथा का उन्मूलन, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का उन्मूलन, सिविल अधिकार संरक्षण नियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, प्रशासनिक विधि, नेचुरल रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का प्रभाव भारत में देखने को मिला। और हम इसको केस लॉ के माध्यम से बताएं तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 में 83 के केस में सेक्शन आईपीसी की धारा 333 को अनुचित दमनकारी तथा अवैध ठहराते हुए इसको नल एंड वैड घोषित कर दिया।
फिर पीपुल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में ये न्यूनतम मजदूरी जो थी, ये फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन माना गया और लोग कहा गया कि बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ न किया जाए। फिर सबसे डायनेमिक आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में, जिसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को राइट टू लाइफ एंड लाइबिलिटी को फंडामेंटल माना गया। और आर्टिकल 15 क्लास 4, 20 क्लास 1, 30, 40 इत्यादि और तथा आर्टिकल 311 जो प्राकृतिक विधि मूल के सिद्धांतों पर ही आधारित है। फिर हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस आया था 1979 में। इसमें पीएन भगवती ने कहा था कि मानव अधिकारों का सरासर हनन होता है। अगर किसी का ये ट्रायल पेंडिंग होता है तो लोगों को जस्ट न्याय जो है अगर डिले होता है तो न्याय रहता नहीं है। इसे त्वरित न्याय के लिए हुस्न खातून बिहार राज्य का केस आया, जस्टिस भगवती ने इस पर अपना डिसीजन दिया। उसके बाद से फिर बहुत सारे ऐसे केस आए। फिर एक क्राइप ब्रांच तुलसीराम भारत संघ का केस आया, तुलसीराम पटेल भारत संघ का केस आया। इन सारे केसों से नेचुरल लॉ के ही सिद्धांतों को फॉलो किया गया और इंडिया में नेचुरल लॉ का इस रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें सबसे बड़ा अगर हम लोगों को डायनेमिक प्रयास देखना है तो सबसे बड़ा प्रयास था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का आया और महिला आयोग अधिनियम 1993 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ही आधारित है। और ये 2005 का जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, ये भी आपका नेचुरल लॉ थ्योरी पर ही आधारित है। तो ये ना कहा ये हम नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी का कुछ प्रभाव ही नहीं रहा, या कोई भी चीज़ें अगर स्थापित होती हैं, कुछ भी आता है तो अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ ही आता है। इस चीज़ में से बुराइयाँ किस अच्छाइयाँ नहीं होती हैं। तो नेचुरल लॉ थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही फंडामेंटल बेस है, जिससे हम आगे एनालिस्टिक स्कूल है, जितने भी हम आगे स्कूल पढ़ेंगे कहीं ना कहीं उसमें नेचुरल लॉ थ्योरी से ही सिद्धांतों को हम आगे लेंगे। तो हम अब ये सोचते हैं कि हमको अपने इस वीडियो को समाप्त करनी चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एनालिस्टिक स्कूल के बारे में आपको बताएंगे और आप लोग विदाउट प्रेशर के आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करिए और हमारे लेक्चर को सुनते रहिए। और आगे हम इस तरह से आपको कंटिन्यू हम आपको रोज़ एक लेक्चर देंगे। पहले जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आते रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।